ओके तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना नया चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये मतलब क्या है। देखो, कॉम्बिनेशन से तो हमको मतलब समझ में आता है क्योंकि इससे फेमिलियर है। परमुटेशंस का मतलब क्या है? ठीक है, तो कॉम्बिनेशन से ही समझते हैं पहले। अगर मैं आपको कह दूँ लेट 1 2 3 4 5, इनमें से आप कोई 3 डिजिट नंबर लीजिए, तो आप कोई 1 2 3 लेगा, कोई 2 3 4 लेगा, कोई 5 4 3 लेगा। मीन्स अलग अलग क्या बनेंगे? कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, और कलेक्टिवली जितने भी ये बनेंगे ये सब भी क्या कहलाएंगे? कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन करा हमने यहाँ पर। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया चीज़ों को कि 1 2 3 लें या 2 3 4 लें या 5 4 3 लें। तो सिलेक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कलेक्टिवली जितने भी सिलेक्शन हमने किए, दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं इसी 1 2 3 को मैं अरेंज करना चाहूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं 2 1 3 भी लिख सकता हूँ, 3 2 1 भी लिख सकता हूँ, 3 1 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? जो कॉम्बिनेशन मेरे को मिला, ठीक है, जो सिलेक्शन मैंने किया था, उसको अरेंजमेंट किया, उसका रीअरेंज किया। यानी कि एक अरेंजमेंट जो था उसको हमने रीअरेंज किया। जो भी कॉम्बिनेशन था या फिर जो सिलेक्शन ऑलरेडी था, तो उसको हमने क्या किया? हमने रीअरेंज किया। तो ये जो रीअरेंज किया किसका? डिजिट्स का, दीज आर कॉल्ड परम्यूटेशंस। ठीक है, या आप कह सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ गिवन अरेंजमेंट इज कॉल्ड परम्यूटेशंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन क्या है? एक तरह से इसको आप सिलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, और परमुटेशन जो है इसको आप क्या कह देंगे? रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो दो बातें हुई, एक कॉम्बिनेशन है और एक परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन में आप सीधे सीधे सिलेक्शन समझ सकते हैं। मतलब अगर नॉर्मली आप सीधे से शब्दों में कहते हैं कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है, और परम्यूटेशन क्या है? रीअरेंजमेंट है। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन होगा, उसके बाद फिर क्या बनता है? परम्यूटेशन बनता है। ठीक है, तो ये बात हुई परम्यूटेशन की और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन की, क्या परम्यूटेशन है और क्या कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके, अगर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पता है तो उसी से बन जाते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले एक बार हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है? ठीक है, मान लो आपके पास कोई 3 पेंट हैं, P1 P2 P3, और कोई दो शर्ट्स हैं, S1 एंड S2। ठीक है, S1 कॉमा S2 आपके पास कोई दो पेंट्स हैं। अब आपको कितने तरीकों से आप इनको पहन सकते हैं? ठीक है, समझना, आपके पास 3 तरह के पेंट हैं और 2 तरह की शर्ट हैं। मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ चल रहा हूँ। आपके पास 3 तरह के पेंट है और 2 तरह की शर्ट है, तो आप कैसे कितने तरीके से इनको पहन सकते हैं? तो अगर आप पेन P1 को पकड़ेंगे तो आप उसके साथ या तो S1 पहनेंगे या फिर S2 पहनेंगे। यानी कि पेन P1 के साथ आपने S1 शर्ट या फिर S2 शर्ट पहन सकते हैं। इनकी एक के साथ आपके पास दो कॉम्बिनेशन बने, दो तरीके से पहन सकते हैं, PS1 और PS2। ऐसे ही फिर आपने P2 पेंट देखा। ठीक है, या तो आप P2 पेन के साथ S1 और S2 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कितने मिले? दो तरीके मिले।
और ऐसे ही अगर आप P3 के साथ या फिर आप क्या करेंगे P3 के साथ S1 या फिर P3 के साथ S3 पहनेंगे, तो दो तरीके आपको यहाँ पे भी मिले। तो टोटल आपके पास पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, 2 + 2 + 2 कितना, 6 पॉसिबिलिटी आपके यहाँ पर को बन गई। ठीक है, अब इसको समझिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर मान लिया जाए इसी के साथ आपके पास अगर हम इसको बना रहे हैं कि वाटर बॉक्स है या फिर वाटर बोतल है, अगर इसी को कंटिन्यू, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लो 3 तरह के वाटर बोतल्स हैं, ठीक है, W1, W2, W3, 3 तरह के वाटर बोतल्स हैं, तो आप इसको कैसे जाए, तो क्या होगा, क्या P1 के साथ S1 S2 तो पेंट और शर्ट, सॉरी शर्ट आ गई। अब इसके साथ या तो आपका क्या चलेगा, W1, ठीक है, W2, W3, ठीक है, ऑब्वियस है कि आप इसके साथ क्या ले जाएंगे, या तो W1 ले जाएंगे या फिर W2 या फिर W3 ले जाएंगे। समझ में आई ना बात, कि P1 के साथ आपने 2 शर्ट पहनी, या तो S1 पहनेंगे या S2 पहनेंगे, और इस कॉम्बिनेशन के साथ आप या तो W1 या फिर W2 या फिर W3 ले जाएंगे, वाटर बॉक्स ले जाएंगे। ठीक है, तो 1 × 2 × ये क्या चले जाएगा, चलो इसको अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3। ऐसे ही यहाँ पर P2 के साथ S1 S2 जाएगा, तो इसके साथ या फिर W1 जाएगा या फिर W2 जाएगा या W3 चले जाएगा। तो इस हिसाब से क्या बनेगा, दोबारा से 1 × 2 × 3, और एक और ऐसी क्या मिलेगा, 1 × 2 × 3। तो कितना जाएगा आपका, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी बनेंगी, 18। तो इतने तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, 18। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह का फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की कैसे, अगर आप ये चीज़ें समझ सक जाएंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो आप एक बात को समझिए कि ये बना कैसे। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये जो 6 है, कि अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 पैंट थे, 2 शर्ट्स थी, तो इनको पहनने के तरीके क्या थे, 6। तो अगर हम एनालिसिस करें तो 3 यहाँ थे, 2 यहाँ थे, तो 3 × 2 = 6। ठीक है, और फिर 3 तरह के वाटर बॉक्स यहाँ थे, तो कितने आ गए, 3 × 2 = 6, 3 × 18। ठीक है, तो यहाँ से हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास m तरह के इवेंट हैं, ठीक है, उसको n तरह के इवेंट से करना है, या फिर हम कहें इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways, if an event can occur in m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m × n। बात समझना कि अगर एक इवेंट को हम m वेज से कर सकते हैं और दूसरे इवेंट को n वेज से कर सकते हैं, तो दोनों को अगर हमने मिला के इवेंट करना है तो हम कितने वेज से कर सकते हैं, m × n। ठीक है, तो इसके हम सेंटेंस बोलेंगे, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m × n। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका, जैसे हमने कहा ना, m × n, 3 × 2 = 6, अगर इसके साथ ये भी आ जाता है तो 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को। ठीक है, अब आपने एक बात यहाँ पर को गौर करनी है। ठीक है, कि समझो यहाँ पर कोई हमने और का यूज़ किया ना, कि हम या तो हमने कहा P1 के साथ S1 S2 जाएंगे, फिर उसके साथ या W1 या W2 या W3 ले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर को फिर हमने, और इसके साथ समझिए, एक बात समझिए, P1 के साथ हमने S1 यानी कि एंड P1 एंड S1 या फिर S2 लेंगे,
और ऐसी एंड उसके साथ W1 W2, हम तो जहाँ पर को एंड आ रहा है वहाँ पर को हमने मल्टीप्लाई किया है कि भाई अगर आप खाली इतना पोर्शन समझते हैं तो हमने कहा 1 के साथ 2 कॉम्बिनेशन, तो 1 इंटू 2 चला, तो 1 इंटू 2 2 हो गया। फिर हमने कहा और, हमने कहा और या फिर P2 के साथ लेंगे और P3 के लिए साथ लेंगे, और जहाँ जहाँ पर को हमने और किया है वहाँ पर को हमने क्या किया है प्लस, और जहाँ पर हमने एंड की बात हुई है, इसके साथ की बात हुई है, तो वहाँ पर को हमने क्या कहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कोई एक कहते हैं एनालिसिस ये बनता है कि जहाँ जहाँ पर वो एंड आएगा वहाँ पर को मल्टीप्लाई होगा, और जहाँ जहाँ पर को और आएगा वहाँ पर को प्लस होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफ देयर इज एंड बिटवीन अकरेंस देन इट विल बी मल्टीप्लाई, एंड इफ देयर विल बी और, तो वी विल ऐड। तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको इसको सोचने की जरूरत नहीं कि भाई एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई, और आ रहा है तो प्लस होगा। आप जब इसको फील करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ भाई ऑब्वियस है कि मल्टीप्लाई या फिर ऐड होगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 1 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose where the repetition of the letters is not allowed। ठीक है, यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है या अलाउड नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है, इस बात को मैं भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 कहता है कि रोज वर्ड ROSE, इससे बनने वाले कितने विदाउट मीनिंग या फिर मीनिंगफुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आप समझना, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो ये अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ चल रहा हूँ, ठीक है, आप समझना कि अगर मैं आर को लेता हूँ साथ में, तो अब मैं या तो इसके साथ ओ लूँगा या फिर एस लूँगा या फिर ई लूँगा। ठीक है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन बन रहे हैं देखिए। ठीक है, फिर अभी अब मेरे को कितना वही इसी से, अब ओ के साथ आर हो गया, ओ ले लिया, तो इसके साथ क्या लूँगा एस या फिर ई लूँगा। ठीक है, मतलब ठीक है, समझ में आई बात। आर के साथ ओ आ गया, 3 डिजिट यहाँ पे आ गए, फिर एस और ई आ गया। ठीक है, फिर इसके साथ एस या ई तो एक और आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मान के चलो कि एस और ई आ गया, तो एक और बच जाएगा ई के। तो अब कौन सा लिया आपने उससे फर्क, अब डिपेंड करता है ना एस ए लिया है या फिर ई लिया है। कहने का मतलब यहाँ पर को आपके पास एक, आपने जैसी अल्फ़ाबेट लिया तो उसके साथ फिर यहाँ पर को अगले पार्ट में आप 3 और रख सकते हो। अब उसमें से तो आपने कोई 3 में से एक कम हो गया होगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो अगले वाले में सिर्फ 2, फिर लास्ट में एक। अब हमको पता नहीं कि कौन सा है, तो हमने ई लेते हुए चले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर को 1 एक तरीके से हमने आर को पकड़ा, फिर यहाँ पर को हमको 3 तरीके मिले, हमने 3 ले लिए इसके साथ, क्योंकि हमने 4 डिजिट, 4 ये अल्फ़ाबेट, हमको ये 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो हमको इससे मिला के क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है मीनिंगफुल या फिर विदाउट मीनिंगफुल। ठीक है, समझना कि अगर मैंने यहाँ पे आर ले लिया तो एक तरीके से इसको फिल कर दिया। अब इस तरीके को फिल करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, तो हमने यहाँ पे को 3 तरीके से फिल कर दिया, और इस पार्ट को फिल करने के मेरे पास फिर अब ऑब्वियस है एक और कम हो जाएगा। ठीक है, 2 तरीके, और फिर यहाँ पर को एक बचा तो एक तरीका। ठीक है, 1 3 2 1, तो 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 6 वेज हो जाएंगे। अब ये तो आर के साथ बात हुई, ऐसी ओ के साथ भी तो बनेगा। ठीक है, यहाँ पर को इसके पास 3 तरीके यहाँ पर को आ जाएंगे, फिर इसके पास 2 तरीके यहाँ पे आएंगे, और एक तरीका यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बनेगा आपका क्या 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ऐसी एस आता है, तो एस के साथ भी इसके पास 3 वेज बनेंगे अगला अगले इसको भरने के लिए, और फिर इसके पास 2 मिलेंगे, फिर लास्ट वाले के लिए 1 मिलेगा। तो ये भी क्या जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। ऐसी सेम बात किसी साथ चलेगी, ई के साथ ये भी कितने आएंगे 6। ठीक है, तो कितने टाइप मिले, मतलब कितने तरीके से आप इसको बना सकते थे, या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। तो 6 4 जा 24,
4 टाइप से आप इसको फिल कर सकते थे। अब बात ये है कि ये तो हमने बेसिक तरीके से देखा। अब इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म पे देखें, बॉक्स पैटर्न पे जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि पहले वाले इस बॉक्स में आप ROSE कोई भी रख सकते हो, तो 4 आएगा। 4 तरीकों से भर सकते हैं। अब भाई रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो एक तो इसमें आ गया ना, चाहे आर आए चाहे ओ या फिर एस या ई कुछ भी आए, एक तो आ चुका है। अब बचे आपके पास 3, तो 3 तरीके इसको फिल करेंगे, ठीक है। अब 3 तो आ गए, कोई भी आया हो, लेकिन 3 आ गए ना, तो अब बचे आपके पास 2 तरीके, ठीक है। उन 3 में से कोई एक आया होगा, तो 2 तरीके आपके पास भी बचे, तो 2 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। और ऐसी लास्ट में एक तरीके से इसको, तो 4 3 जा 12 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना 24। रहेगा ना। ये पहले में अगर आपने आर भर दिया तो आपके पास 3 तरीके भी हैं, OSE। अब भरा तो कोई एक होगा, तो फिर उसके बाद 2 तरीके आपके पास, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपने मान लिया ओ अगर उसमें डाल दिया, तो एस और ई आपके पास भी बचते हैं। फिर आपने मान लिया एस डाल दिया, तो ई आपके पास भी बच सकता है। तरीके कितने हैं, पहले के साथ 3 तरीके यहाँ पे आए, 2 तरीके यहाँ पे आए, फिर लास्ट में एक तरीका। तो ऐसे ही ये तो आर के साथ, फिर ओ के साथ, फिर एस के साथ, ई के साथ, सबके साथ सेम चला, तो ये 24। तो इसी तरीके से 4 + 3 + 2 + सॉरी 4 × 3 × 2 × 1 कह के भी हम सीधे इसको 24 बना सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कहता कि रिपीटिशन अलाउड है, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि रिपीटिशन अलाउड हो जाता, ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, एंड यहाँ पर को मैं कह दूँ रिपीटिशन इज अलाउड, तो क्या कहते भाई, तो 4 4 4 4 बन जाता। यहाँ पे भी मैं 4 तरीकों से भर सकता, यहाँ पे भी कोई भी 4, यहाँ पे कोई 4, ठीक है। तो ये बन जाता 4⁴ ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ये था आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आप ऐसी जब इसको और इसके एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो क्या इसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, ठीक है। बॉक्स पैटर्न से बन जाएगी, यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बन जाएगी। आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसको बनाने में आपको कोई समस्या नहीं है, ठीक है। फिर अब एक लास्ट में बात करते हैं फैक्टोरियल की। ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल नोटेशन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, फैक्टोरियल नोटेशन और परमुटेशन, ठीक है।